आज जो है राज्य व्यवस्था का दूसरा भाग है। तो देखते हैं रेल रेल डाक रक्षा रेडियो और टेलीविज़न बैंकिंग बीमा जनगणना यह सब जो विषय है यह संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है जबकि जनसंख्या जो है राज्य सूची का विषय है। तो रेल डाक रक्षा रेडियो टेलीविज़न बैंकिंग बीमा और जनगणना ये सब संघ सूची का विषय है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल। भारत में नागरिकता का प्रावधान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता प्रभावित है कहाँ से? तो ब्रिटेन से। एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन से। नागरिकता विषय है संघ सूची का। नागरिकता जो विषय है यह संघ सूची का विषय है। नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता का जो उल्लेख है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता जो है कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो जन्म से प्राप्त किया जा सकता है, वंश परंपरा से किया जा सकता है, पंजीकरण से किया जाता है, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। तो नागरिकता जन्म से प्राप्त किया जा सकता है, वंश परंपरा से किया जा सकता है, पंजीकरण से प्राप्त किया जाता है, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। 4 प्रकार से आप लोग को नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। पंजीकरण द्वारा चाहे देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना होगा तो आप लोग किसी को 5 वर्ष तक यहाँ निवास करना होगा। पहला नागरिकता संशोधन बिल पारित हुआ था 1955 में। पहला नागरिकता संशोधन बिल पारित हुआ था 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है 6 बार। अंतिम बार हुआ था 2019 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है 6 बार। अंतिम बार हुआ था 2019 में। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था अरस्तू ने। नागरिकता को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो अरस्तू ने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में अनुच्छेद पूछे तो 12 से लेकर 35 तक। भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है भाग 3 को, यानी मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया, यह बात याद रखिएगा। भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है भाग 3 को, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार 6 है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक यानी कानूनी अनुच्छेद 300 के काम में किया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधि यानी अधिकार अनुच्छेद 300 के में किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। मौलिक अधिकार को जो संशोधित कर सकता है वह किसके पास है अधिकार? संसद के पास। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया है केशवानंद भारती बाद में। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है केशवानंद भारती बाद में। मौलिक अधिकार की रक्षा माना गया है। मौलिक अधिकार का रक्षक जो है किसे माना गया था? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार का रक्षक जो माना गया है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार का रक्षा अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करके कर सकता है।
मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो वह संसद कर सकता है। संशोधन का बात आए तो संसद कर सकता है, और निलंबन का बात आए तो राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता यानी जो कानून होगा सभी के लिए समान होगा, इसका अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अस्पृश्यता का अंत लिया गया है अनुच्छेद 17 से। अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम लाया गया था 1955 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम लाया गया था 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के ए में, यानी 19 के ए या क में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता जो है वर्णित है अनुच्छेद 19 के ए में या क में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। चौथा स्तंभ जो इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णन है अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णन है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2 के द्वारा। अनुच्छेद पूछे तो 21 के क में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2 द्वारा। अनुच्छेद पूछे तो 21 के क में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अनुच्छेद पूछे तो 21 के क में 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसके द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी करता है, यानी आदेश जारी करता है? तो 5 प्रकार का। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितना प्रकार का रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार का। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत वह भी 5 प्रकार का रीट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला 5 प्रकार का रीट कौन सा है? उच्चतम न्यायालय जो है कि यानी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत द्वारा जारी किया जाने वाला 5 प्रकार का रीट कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है तथा अधिकारपेक्षा है। 5 प्रकार का रीट कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकारपेक्षा है। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है परमादेश। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है परमादेश।
परमादेश के बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया जो समादेश है वह परमादेश कहलाता है। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में के सामने पेश करना समादेश कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है क्या? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका है। व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए याचिका जो है रिट याचिका कौन सा है? हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका है हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। मूल अधिकारों को निलंबन केवल आपातकालीन स्थिति में संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 358 और 359 में। मूल अधिकारों का जो निलंबन जो है कब? केवल आपातकालीन स्थिति में संबंधित प्रावधानों का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 358 और 359 में। मूल अधिकार का निलंबन संबंधित प्रावधानों का वर्णन जो किया गया अनुच्छेद 358 और 359 में। नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित संविधान में वर्णित है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान में वर्णित है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है बाध्य योग, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत जो है बाध्य योग नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, कहा था केटी शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, यह केटी शाह ने कहा था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है अनुच्छेद 38 में है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना अनुच्छेद 38 में है। मूल कर्तव्य वर्णित है संविधान के भाग 4 के काम में अनुच्छेद 51 के काम के तहत। मूल कर्तव्य जो वर्णित है संविधान के भाग 4 के काम में और अनुच्छेद 51 के का के तहत। मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में था या नहीं, तो मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है और ये मूल कर्तव्य जो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो पूर्व सोवियत संघ से, जिसे रूस भी कहा जाता है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो 11। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के अस्थायी व उच्च सदन जो कभी भंग नहीं हो सकता है राज्यसभा है। संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं हो सकता वह राज्यसभा है। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा।
संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था सर हार्वर्ड वेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था सर हार्वर्ड वेकर और एडवर्ड लुटियन ने। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। संसद भवन का जो नींव रखा गया था 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। संसद भवन का नींव रखा गया था 1921 में, लेकिन संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। संविधान के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत, और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान लिया गया है या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होता है, दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कैसे होता है? तो साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है अनुच्छेद 108 में है, उसको कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसका अधिवेशन कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज निरोध विधेयक 6 मई 1961 को। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज निरोधक विधेयक 6 मई 1961 को। अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया जा चुका है। पहला जो है 1961 में जो कि दहेज निरोधक के लिए। दूसरा बार बुलाया गया था 1978 में, जो कि बैंकिंग सेवा के लिए था। और तीसरा बार बुलाया गया था आतंकवाद निरोधक के लिए 2002 में। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। संसद के कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो होता है प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल की अवधि होता है 1 घंटा। प्रश्नकाल की जो अवधि होता है 1 घंटा होता है। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद, यानी 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय कहलाता है शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल की अवधि होता है 1 घंटा और शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बजे के बीच के जो समय होता है उसे 12 बजे से 1 बजे के बीच के जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। यह शून्यकाल की अवधारणा जो लिया गया है भारत के संविधान से लिया गया है। शून्यकाल की अवधारणा जो है भारत के संविधान का देन है।